तानिया बाथटब में लेटते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है कंपनी देने की, समझे आप। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने टब में गर्म पानी भरा था अपनी थकान मिटाकर खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आर्य ने कल रात उसे बुरी तरह थका दिया था। अब आगे रसावत मेंशन। दृष्टि चीखने ही वाली थी कि उससे पहले अनय उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, बेबी, वेद यहीं पर है। अगर तुम चिल्लाओगी तो वो उठ जाएगा। दृष्टि अनय को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। ये देखकर अनय ने स्माइल किया और उसे टीस करते हुए बोला, सॉरी बेबी, पर जो तुम अभी चाहती हो वो नहीं हो सकता। ये सब हम शादी के बाद करेंगे। दृष्टि अनय की कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। अनय भी स्माइल करते हुए दृष्टि को जाते हुए देखता रहा, फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। शॉवर लेने के बाद दृष्टि एक बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि उसने कपड़े तो लाए ही नहीं थे। दृष्टि उसी टेंशन में थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक फीमेल सर्वेंट खड़ी थी जो अपने हाथों में एक पेपर बैग लिए हुए थी। दृष्टि ने उसके हाथों से वो बैग ले लिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो चेंजिंग रूम में आ गई। वो सोच रही थी कि अनय को कैसे पता चला कि उसके पास अभी पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। वो ये सब सोचते हुए ड्रेस निकालने लगी। ड्रेस के अंदर एक नोट था जो कि अनय का लिखा हुआ था। मुझे पता है कल तुम अपने लिए कपड़े लेना भूल गई थी। मुझे प्यार से देखने से तुम्हें फुर्सत मिले तब ना तुम ये सब याद रखो। इतना पढ़कर दृष्टि के फेस पर स्माइल आ गई। वो समझ रही थी कि अनय के प्यार से देखने का मतलब उसके घूरने से है। उसने वो ड्रेस पहन ली जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये रेड कलर का मिड लेंथ ड्रेस था जो दृष्टि पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो रेडी होने के बाद खुद को आईने में देखते हुए बोली, हरकतें चाहे बंदर जैसी क्यों ना हो, पर चॉइस बहुत अच्छी है इनकी। ये कहते हुए वो उस नोट को दोबारा पढ़ने लगी। मुझे पता है मेरी चॉइस नंबर 1 है। ये पढ़ते ही दृष्टि अपने आसपास देखने लगी। वो अपने मन में बोली, कहीं अनय मुझे देख तो नहीं रहे। फिर उसने आगे पढ़ा, अपने दिमाग को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं इतना तो समझ ही चुका हूं। बालों को बांधने की जरूरत नहीं है। लेट देम बी फ्री। दृष्टि ने वो नोट अपने दिल से लगा लिया। एक गहरी सांस ली और खुद को आईने में निहारा। उसकी आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो अनय की केयरिंग ने दी थी। वो मिरर के सामने गई और अपने बंधे हुए बालों को देखते हुए बोली, इन बंधे हुए हेयर स्टाइल में तो कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। अब अनय को कौन समझाए कि इन फैशन और स्टाइल के बारे में। दृष्टि ने इतना ही कहा था कि तभी उसने खुद को आईने में देखा। वो खुद को निहारते हुए मुस्कुराई। अनय इज राइट, मैं खुले बालों में ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। दृष्टि अब ये सोचने लगी कि अनय को कैसे पता चला कि इस ड्रेस में खुली हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी या बंधी हुई। उसने आगे पढ़ा, मुझे पता है तुम अभी आईने के सामने खड़ी हो और सोच रही हो कि मैं कैसे जान गया कि खुला हेयर स्टाइल तुम्हें सूट करेगा, है ना? कभी कभी लगता है अनय मुझसे भी ज्यादा जानता है। तुम्हारे बारे में मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। अब ज्यादा मत सोचो, जैसा कहा है वैसा करो और रेडी होकर नीचे आओ। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे जाने लगी ही थी कि तभी दरवाजे के पास रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर अनय का नाम देखकर उसकी स्माइल और गहरी हो गई। फोन उठाते ही सामने से अनय की आवाज आई। दृष्टि मुस्कुरा के बोली, तुम क्या मेरे दिमाग में बैठे हो? नहीं बेबी, तुम मेरे दिल में हो, इसलिए हर फीलिंग पढ़ लेता हूँ। अब जल्दी नीचे आओ वरना मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। दृष्टि बाहर आ गई। दृष्टि ठीक वैसे ही रेडी हुई जैसा अनय ने कहा था। फिर वो वेद को अपनी गोद में उठाकर उसे वॉशरूम में ले गई। उसे नहलाया, तैयार किया और प्यार से उसकी हेयर स्टाइल बनाई। फिर वेद को अपनी गोद में लेकर नीचे आ गई। नीचे सभी ब्रेकफास्ट की टेबल पर थे और दृष्टि और वेद का ही वेट कर रहे थे।
जैसे ही दृष्टि नीचे आई, अनय तो उसे देखकर पलकें झपकाना ही भूल गया। उसकी नजरें बस दृष्टि पर टिक गईं, जैसे पूरी दुनिया ही थम गई हो। दृष्टि अपनी चेयर पर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो सब लोग? सभी हल्की हंसी में मुस्कुराने लगे। ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया। साथ बैठकर सबने खाना खाया, जैसे एक प्यारी सी फैमिली हो। ब्रेकफास्ट के बाद युवान और बाकी बॉयज भी सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गए। गौतम जी ने जाते वक्त एक ही शर्त पर उन्हें जाने दिया, बस एक बात का वादा करो, तुम सब समय समय पर घर आते रहोगे। ये घर अब सिर्फ हमारा नहीं, तुम सबका भी है। सबने सिर झुकाकर गौतम जी की बात मान ली, क्योंकि उस घर में अब सिर्फ दीवारें नहीं थीं, रिश्तों की गर्माहट थी, प्यार की बुनियाद थी। दृष्टि और अनय वेद को लेकर एक कार में बैठ गए। उनकी कार अब सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गई। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अब तक सारे सर्वेंट्स आकर घर की साफ सफाई कर चुके थे। अब घर पहले की तरह ही लग रहा था। तानिया जब रेडी होकर ड्रेसिंग मिरर के पास आई और तैयार होने लगी, तो आर्य दूर से ही टेक लगाकर तानिया को देखने में लगा हुआ था। वो उसे देखते ही देखते उसके पास आया और पीछे से ही उसे हग कर लिया। तानिया कसमसाते हुए उससे छूटने की कोशिश करने लगी। ये देखकर आर्य उसके कंधे पर अपना चिन्ह रखकर बोला, क्या कर रही हो वाइफी? मैंने तो अभी तुम्हारे साथ ठीक से रोमांस भी नहीं किया और तुम अभी से मुझे खुद से दूर कर रही हो। तानिया आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपने बच्चे को एक बार देखना चाहती हूँ। कल पहली बार वेद हमसे दूर था ना। तानिया ये सब कह ही रही थी कि तभी उनके घर का डोर बेल बजा। वो समझ गए कि जरूर दृष्टि और अनय ही होंगे। दोनों नीचे आ गए। तानिया ने दरवाजा खोला तो वेद दृष्टि की गोदी से उतरकर दौड़ते हुए तानिया की तरफ चला गया। तानिया अपने घुटने के बल बैठी हुई थी। वेद ने अपनी मम्मा की गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ लपेट दिया। तानिया ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, बेबी, आपने आंटी और अंकल को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? तानिया ने वेद को अपनी गोदी में उठाकर उसके सिर पर किस करते हुए दृष्टि, अनय और बाकी सबको अंदर आने के लिए कहा। आर्य अनय की तरफ देखते हुए बोला, वेद ने तुम दोनों को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं यार, बस रात को रो रहा था, शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा। और तानिया भाभी को बहुत मिस कर रहा था, पर दृष्टि और मैंने उसे संभाल लिया। फिर अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, और मुझे तो अपने वेद बेबी को संभालना ही था, क्योंकि मुझे इससे फ्यूचर के लिए भी एक्सपीरियंस हो गया। अनय के इस तरह कहने से दृष्टि के गाल गुलाबी हो गए। उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। आर्य ने यह नोटिस कर लिया। तानिया भी दोनों को देखते हुए मन ही मन बोली, अच्छा, तो बात यहाँ तक बढ़ गई है और मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर वो वेद को अपनी गोदी में लेकर दृष्टि के साथ अपने कमरे में चली गई। अनय आर्य की तरफ देखते हुए बोला, वो सब छोड़, अपनी बात कर। तानिया भाभी के चेहरे और तुझे देखकर तो लग रहा है कि कल की रात कुछ ज्यादा ही रोमांटिक रही दोनों की। आर्य उसकी तरफ घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप, तू अपनी बात कर। वैसे तो तू लड़कियों से दूर भागता रहता था और अब बेबी की भी प्लानिंग करके रखी है। आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे और विवेक को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अनय स्माइल करते हुए सोफे पर बैठ गया और बोला, यार पहले मुझे तो ठीक से पता चलता तो तुम दोनों को बताता ना। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब तू और विवेक तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कभी लड़कियों के मुंह नहीं लगता, पर दृष्टि के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो आर्य की तरफ देखते हुए अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, वो मेरी लाइफ की पहली लड़की है जिससे मैं खुद उलझा। उसके साथ काम करते करते मुझे रियलाइज हो गया कि मैं उसके लिए कुछ फील करता हूं, पर मैंने काफी दिनों तक अपनी इस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पहली मीटिंग में ही मेरा दृष्टि के साथ वो कनेक्शन बन गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे उससे प्यार हो गया। मैं दृष्टि को दिल से चाहता हूं, इसलिए मैं उसे वाइफ बनाना चाहता हूं, और मेरे डैड भी उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं।
अनय ने दृष्टि के लिए अपनी फीलिंग्स बताते हुए उस पार्टी वाली रात के बारे में भी आर्य को बता दिया। आर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू दृष्टि से शादी करना चाहता है। तानिया से मुझे उसके बारे में पता चला कि वो अकेली रहती है। मुझे खुशी होगी कि अब उसे अकेला रहना नहीं पड़ेगा। अब मैं उसे अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता और बहुत जल्द उस ड्रग्स मिलाने वाले इंसान को भी ढूंढ निकालूंगा और उसे उसके किए की सजा दूंगा। दूसरी तरफ विवेक अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तैयार होने के बाद उसने खुद को ड्रेसिंग मिरर में देखा। तभी उसे पीछे से एक लड़की स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। विवेक उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, तुम मेरे रूम में कैसे आई? ये सुनकर वो लड़की स्माइल करते हुए विवेक के पास आई और उसके सीने पर पॉइंट करते हुए बोली, मैं तो यहाँ आपके दिल में हूँ, तो आपके कमरे में आना कौन सी बड़ी बात है। ये कहते हुए वो लड़की स्माइल करने लगी। विवेक तो उसकी स्माइल में खोया हुआ था। तभी उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई पड़ी। अपनी मॉम की आवाज सुनकर विवेक अपने ख्यालों से बाहर आया। तभी उसने अपने आसपास देखा। वो लड़की वहां नहीं थी। इसका मतलब ये सिर्फ विवेक का इमेजिनेशन था। ये वही थी जो उस दिन विवेक ने उसे उन आवारा लड़कों से बचाया था। वो लड़की तानिया की बहन जीविका थी, जो अब विवेक के दिल में बस चुकी थी। जिस दिन से विवेक उससे मिला था, वो उसके ख्यालों में खोया हुआ था। उसने जीविका को अपने दिलो दिमाग से हटाने की भी बहुत कोशिश की, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। जीविका की उन बड़ी बड़ी मोती जैसी आंखों ने विवेक का दिल चुरा लिया। वो जीविका के उस चांद जैसे चेहरे के बारे में सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर विवेक के मॉम और डैड, मिस्टर और मिसेस ओब्रॉय पहले से ही बैठे हुए थे। विवेक उनकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। मिस्टर और मिसेस ओब्रॉय ने विवेक को गुड मॉर्निंग कहा। विवेक ब्रेड और बटर लेकर खाता हुआ फिर से किसी ख्यालों में खोने लगा। विवेक की मॉम मिसेस ओब्रॉय उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल हमारा बेटा कहीं खोया खोया सा रहता है? मिस्टर ओब्रॉय विवेक की तरफ देखते हुए बोले, बात तुम सही कह रही हो, पर आखिरकार क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से शायद हमारे हैंडसम मैन ने हमारे लिए बहू ढूंढ ली हो। मिसेस ओब्रॉय मिस्टर ओब्रॉय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में ऐसा हो सकता है? विवेक के मॉम डैड दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन विवेक जीविका के ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मिस्टर ओब्रॉय अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोले, यस डार्लिंग, आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने से पहले मैं भी तुम्हारे बेटे की तरह खड़ूस और सीरियस टाइप का बॉस हुआ करता था। ये सुनकर मिसेस ओब्रॉय विवेक के डैड की तरफ घूरते हुए बोली, मेरे हैंडसम बॉय को खड़ूस मत कहिए। आपसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है वो, समझे आप? मिस्टर ओब्रॉय अपनी वाइफ को चिढ़ाते हुए बोले, अच्छा जी, लगता है इस बुढ़े से अब प्यार कम हो गया है तुम्हारा। मिसेस ओब्रॉय अपने हस्बैंड के इस तरह से सरेआम टीस करने पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूरने लगी। विवेक के मॉम डैड की लव मैरिज हुई थी। उनकी बातों से ये साफ पता चलता था कि इस उम्र में भी वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कहते हैं ना, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। मिसेस ओब्रॉय मिस्टर ओब्रॉय की तरफ देखते हुए बोली, आप भी ना, अभी आप रोमियो वाले मोड से बाहर आकर डैड वाले मोड में आ जाइए। अभी हमें ये पता करना है कि आखिर हमारे बेटे के मन में चल क्या रहा है। मिस्टर ओब्रॉय अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोले, यू आर राइट। विवेक बेटा, तू ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अपने डैड के इस तरह से कहने पर विवेक अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए अपने डैड की तरफ देखा और बोला, नो डैड, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है।
बस ऑफिस में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बस उसी के बारे में सोच रहा था। विवेक ने ये झूठ बोला। मिस्टर ओबरॉय को महसूस हो गया कि उनका बेटा उनसे कुछ छिपा रहा है। विवेक को भी अपने मॉम डैड से झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये उसकी फितरत में नहीं था। लेकिन वो उनसे कहता भी क्या? वो जानता था कि उसके मॉम डैड अपनी होने वाली बहू का चेहरा देखने के लिए बेताब थे, लेकिन वो उस लड़की के लिए अपनी फीलिंग्स को समझना चाहता था, क्योंकि अब तक उसे खुद ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने मॉम डैड को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मिस्टर और मिसेस ओबरॉय एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विवेक अपनी कार निकालकर अपने मैंशन से ऑफिस के लिए निकल गया। वो जल्दी में था, इसीलिए कार की स्पीड तेज थी, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे अचानक से ब्रेक मारनी पड़ी, क्योंकि सामने से एक लड़की गुजर रही थी। उसका चेहरा आगे की तरफ था और उसके सूट का गुलाबी दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। विवेक को उस लड़की की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उसे घूरते हुए बार बार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन उस लड़की पर तो इसका कोई असर नहीं हो रहा था। कौन थी वो लड़की? क्या होगा अब आगे? ये जानने के लिए बने रहे इस कहानी में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।